औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में किए थे, आज से इस न्यूमेरिकल को आगे से कंटिन्यू करेंगे। जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। चैप्टर हमारे पास मेरे बेटा 15 से लेकर 27 चैप्टर तक हमारे पास है। लास्ट क्लास पर आप देखेंगे, देखो जो न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं, एक बात का खसूसी ख्याल रखिएगा। ये कोशिश ये की है ऐसे न्यूमेरिकल करा दें कि अगर एग्जाम में थोड़े से न्यूमेरिकल 19-20 हो तो आपको फार्मूलों का आइडिया हो और आप न्यूमेरिकल को भी करने के काबिल हो सके। इंपॉर्टेंट चीज ये मेरे बेटा के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल हमारे फार्मूले हमारे पास थे जो हमने किए थे, जनरल गैस इक्वेशन के, प्रेशर के। तीन फार्मूले बताए थे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है एक जनरल गैस इक्वेशन का पी वी इजिकल टू एन आर टी का, फिर पी इजिकल टू 1/3 रॉ वी बार स्क्वायर का, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस का। ये तीन फार्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये कांस्टेंट्स हैं आर और के, इनकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। इसके तीन न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, वीडियो उसकी दोबारा देख लीजिएगा, कोई इश्यू होगा तो देख लीजिएगा। थोड़ी सी करेक्शन वगैरह थी तो मैंने इस वीडियो में कर दी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनाब जो है वो न्यूमेरिकल थी। नेक्स्ट ये चैप्टर में 15 ग्रामेटिकल, ये लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। इसमें शायद मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत 19-20 जो ना एडिटिंग वगैरह थी, तो शायद मैंने सही कर दी है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर देखना चाहें तो देख लें, समझना हो तो पिछली वीडियो खोल के देख लीजिएगा, तो उसमें आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात। ये आपके पास न्यूमेरिकल थे, जल्दी जल्दी गो थ्रू करके रोक लेता हूँ। जब देख चाहो तो उसको पॉज करके कॉपी में लिख लेना। एक बात देख लो बेटा कि रीड देखने से कुछ भी नहीं आएगा जब तक अपने हाथ से कॉपी में लिखोगे नहीं। तरीका ये होता है कि आपके पास जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए जो सॉल्व आपने किया है और जो यहाँ सॉल्व किया वो ठीक है नहीं ठीक है, सारा ना करें, सिर्फ फार्मूला लिखकर जनाब सिंपल कैलकुलेशन कर ले, इनफ है। ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास जनाब सूरत हाल ये है कि ये हमारे पास 15 के न्यूमेरिकल थे, ये 16 के न्यूमेरिकल थे। जल्दी जल्दी गो थ्रू इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको जरा फार्मूलों का रिमाइंड हो जाए कि ये फार्मूले हमारे पास थे। देखो इसमें भी फार्मूले बहुत सारे हैं, मगर इसमें जो काम के फार्मूले हैं, एक डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। उसके अलावा आपके पास वर्क का फार्मूला पी डेल्टा वी होता है, और हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होता है। हीट को क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी से मालूम कर सकते हैं। इसके भी न्यूमेरिकल हमने करवाए थे आपको, उसको भी आप देख लीजिएगा, लास्ट क्लब वीडियो में कर लिए थे हमने। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा। इसी तरीके से हमने जनाब अली वेपराइजेशन वगैरह के हवाले से भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ये देखो जितने भी लोगों ने इंपॉर्टेंट दिए ना, सब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट देते हैं। हमने कोशिश की कि आपको वर्ड एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट में दें। और आपको याद होगा कि लास्ट जो पेपर आया था, फर्स्ट जो पेपर आप देकर आए हैं, तो उसमें वर्ड एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी शामिल थे। नई किताब होती है, वर्ड यस एग्जाम्पल के सर, शामिल न्यूमेरिकल थे सर। ज्यादा आते हैं। वजह इसकी ये होती है कि एक्सरसाइज के सवालात में बाद दफा ना मिस्टेक्स होती है। वर्ड एग्जाम्पल तो सवाल तो सामने सामने सॉल्व होते हैं, उसमें किसी गलती होने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो वर्ड एग्जाम्पल के सवाल लाजमी यकीनी तौर पर कीजिएगा, कोई भी नहीं देता है। मैंने जितने भी लोगों के पेपर देखे हैं, सबने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट दिए, वर्ड एग्जाम्पल किसी ने भी नहीं दिए। तो ये न्यूमेरिकल हमने कुछ सॉल्व कर दी, देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। ये हमारे पास सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स था, उसके न्यूमेरिकल हमारे पास थे। और इसी तरीके से फार्मूले देखो बेटा, लाजमी लाजमी फार्मूले लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। राइट जी, आगे चलते हैं मेरे बेटा। ये तीन न्यूमेरिकल हमारे पास थे, एक तो बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सीओपी वाला न्यूमेरिकल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तब्दीली जरा सी हो सकती है, ये वाट को 500 किलोवाट को 700 किलोवाट कर देंगे, 30% को 40% कर देंगे, 1 घंटे को 15 मिनट कर देंगे। इतनी तो बेटा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इतनी तब्दीली करें तो आपको आना चाहिए। ये पूरा न्यूमेरिकल आपका जी सॉल्व है, सर। कोशिश करना कि इसको देखकर ध्यान से कर लेना। हो सके तो इसको 500 की जगह 700 किलोवाट करके, और इसको 30 की जगह 40 करके भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। मैं कल तो पेपर टाइम इतना है नहीं, ओके जितना सर। भी हो सकता है देख लीजिएगा। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। 18 चैप्टर का न्यूमेरिकल है जो हमने लास्ट क्लास में किया नहीं था। ये काफी तवील किस्म का चैप्टर है और इसमें बहुत सारे फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने क्लास में भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी करवाया है। मगर इसके अलावा तीन न्यूमेरिकल यहाँ करवा रहा हूँ आपको, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक तो फोर्स और चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ये फार्मूला होता है एमसीक्यू। जहाँ देखो सारे फार्मूले लिखने का एक मकसद और भी है कि जो आपके एमसीक्यूज वगैरह आते हैं उनमें भी ये न्यूमेरिकल आपके फार्मूले काम आएंगे, ख्याल रखना।
और एक बात और देख लेना मेरे बेटा कि फार्मूले से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जब फार्मूला लिखा है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसका मतलब है क्यू बढ़ेगा फोर्थ बढ़ेगी, वी बढ़ेगा फोर्थ बढ़ेगी, बी बढ़ेगा फोर्थ बढ़ेगी। इस तरीके से चेंज करके एमसीक्यूज भी पूछते हैं, ख्याल रखिएगा। वो तमाम फार्मूले जिनमें साइन थीटा आता है वो परपेंडिकुलर पर मैक्सिमम होते हैं, पैरेलल पे जीरो होते हैं। तमाम फार्मूले जिनमें कॉस थीटा आता है वो पैरेलल पे मैक्सिमम होते हैं, परपेंडिकुलर पे जीरो होते हैं। बस ये इतनी सी बात ध्यान में रखना। साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री पर मिनिमम होगा। जिन तमाम फार्मूले में कॉस थीटा आता है वो जिन तमाम फार्मूले में कॉस थीटा आता है वो पैरेलल पे यानी 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पर जीरो होता है। एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, ख्याल रखना। ये फार्मूले हमारे पास है, ई बाई एम रेशियो का ये हमारे पास फार्मूला है, टॉर्क इन अ कॉइल का ये फार्मूला हमारे पास है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर का ये फार्मूला हमारे पास है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर का। इसके अलावा इसके अंदर एक और फार्मूला जो हमारे पास है, इसके अलावा एक और फार्मूला हमारे पास है, वो सोलोनाइड के हवाले से फार्मूला है। पीछे का देख लो बेटा, ये फार्मूला हमारे पास है, शायद थोड़े से फार्मूला आगे पीछे हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला और है मेरे बेटा, ये देख लीजिएगा। आगे पीछे जरा स्लाइड हो गई है, नहीं स्लाइड आगे पीछे नहीं हुई है, हम देख लेते हैं। ये हमारे पास स्लाइड है और कुछ फार्मूले हमारे पास, देखो आगे पीछे स्लाइड हो गई है। कुछ फार्मूले हमारे पास और है मैग्नेटिक फील्ड के। एक फार्मूला सोलोनाइड का है, एक फार्मूला टोराइड का। सोलोनाइड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल का मेरे हिसाब से आना चाहिए न्यूमेरिकल। और उसके अलावा एम मीटर का एक फार्मूला है, गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसी के अंदर हमारे पास एक और जो फार्मूला है कि म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एम्पियर लॉ का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो लॉ करवाया है उसका फार्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फार्मूले सारे आप लिख लीजिएगा, जरा आगे पीछे हो गए। अब आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। द फर्स्ट न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डू इज अ, एक मिनट के अंदर आगे पीछे दाएं बाएं हो गया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया न्यूमेरिकल। ये 17 है, ये 18 है, ये 18 के न्यूमेरिकल। ओके, नाउ देन अ सोलोनॉइड हैज अ लेंथ, एक सोलोनॉइड है उसकी लेंथ है 1.23 मीटर एंड इनर डायमीटर है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5.57 एम्पियर। ये क्या मतलब एम्पियर होता है? इट इट कंसिस्ट ऑफ 5 closed packed layers each with a 850 turns along the length. What is the B inside solenoid? थोड़ा सा अगर आपने सोलनॉइड याद किया हो, देखो सोलनॉइड का थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलनॉइड थ्योरी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। अगर एक सिलेंड्रिकल सपोर्ट पर वायर को वाउंड किया जाए तो उसको सोलनॉइड कहा जाता है। करंट पास करते हैं मेरे बेटा तो इसके अंदर, सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म होती है, आउटसाइड जो है वीक और निग्लिजिबल होती है। कितनी टर्न लपेटी है इस पे डिपेंड करता है, उसके अलावा करंट पे डिपेंड करता है। यहाँ हमें लेंथ गिवन है मेरे बेटा, सोलनॉइड की लेंथ गिवन है, कितनी लेंथ है मेरे बेटा? 1.23 मीटर है, तो गलती से मैंने 1.8 लिख दिया, 1.23 मीटर हमारे पास है। करंट की वैल्यू 5.57 एम्पियर है, जैसे कि यहाँ लिखी हुई है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं देखो बेटा गौर से, 850 टर्न्स है और 5 लेयर है। 850 की एक लेयर है, धागे की रील होती है ना, एक दफा धागा लपेटा, उसके ऊपर एक और दफा लपेटा, उसके ऊपर एक और दफा लपेटा। एक दफा जब लपेटेंगे तो 850 टर्न्स है, यस सर। 5 दफा लपेटा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक करेक्शन कर लेना, ये यस 1.8 सर। नहीं है, ये 1.23 है। तो करेक्शन कर लेना, मैं एक सवाल करूंगा तो 1.23 पुट किया हुआ उसके अंदर। उसके बाद परमेबिलिटी की वैल्यू गिवन है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, याद होना चाहिए। म्यू नॉट की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देन रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब इंपॉर्टेंट बात है, फार्मूला पता होना चाहिए भाई। बी का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। बी का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, फार्मूला होता है। और जो एन होता है ना, इसका नाम होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक मीटर में कितनी टर्न है, और इसको मालूम करने का तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर देते हैं एल से। यानी जहां पर एल लिखा हुआ है, जहां पर मेरे बच्चा शहजादे, जहां पर क्या लिखा हुआ है, जहां पे हमारे पास एल लिखा हुआ है, तवज्जो देके देख लीजिएगा, जहां पर हमारे पास मेरे बेटा एल लिखा हुआ है, इस एल की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? इस एन की जगह पर हम क्या लिख देंगे? एन अपॉन एल हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं। ये तवज्जो से देख लीजिएगा, जो हमने कौन से लिखा है एन ना की मेरे जगह? बेटे, ये जो लिखा है ना, ये जो हमारा एन लिखा हुआ है, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है एन वाला फैक्टर, इस एन की जगह पर हम क्या क्या लिख देंगे? एन अपॉन एल लिख देंगे। जब एन अपॉन एल लिख देंगे तो म्यू नॉट ऐसी है, आई ऐसी है कि जहाँ एन लिखा था वहां पर हमारे पास क्या हो गया? एन अपॉन आई हमारे पास जहाँ जो था वो आ गया।
लिहाजा ओके सर। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हमें म्यू नॉट की वैल्यू पता है, सवाल के अंदर मौजूद है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, 5 को मल्टीप्लाई किया था 850 से, यहाँ पूरा लिख दिया है। आप चाहेंगे आप तो यहाँ पर डायरेक्टली 4250 लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जनाब जो लेंथ गिवन है 5.57। उसके बाद आई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू 5.57 है। लेंथ हमारे पास गिवन है कितनी, 1.23। देखो यहाँ मैंने 1.8 लिखा था, यहाँ सही लिखा 1.23 ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0 इसको जब सॉल्व करोगे मेरे बेटा तो इसका जो आंसर आ जाएगा, गौर से देखो, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0242 टेस्ला। छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर बुरा नहीं है आंसर ये। किताब में चूंकि लिखा हुआ था तो हमें कराना पड़ता है। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली में आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली में आ जाएगा, मगर इतनी टेंशन में ना लो कि मिली में करना है कैसे करना है। तो अगर आपको यहाँ तक भी छोड़ ये मैं ना दीजिएगा, भी किया तब भी सही है सर। यहाँ तक छोड़ देंगे तो ओके है, कोई इशू कोई मसला इसके अंदर नहीं है। कर देंगे तो अच्छी बात है। असल में हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड बनाया भी नहीं बुक के अंदर उन्होंने, या तो बुक के अंदर कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि यार हर सवाल में कर रहे हैं। बस इनकी फरमाइश है, जहां दिल चाहता है कर देते हैं, जहां दिल चाहता है नहीं करते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई हम, जहां दिल चाहता है कर लेते हैं, जहां दिल चाहता है नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है। तो जनाब हमारे पास ये सूरत हाल हो गई है मेरे बेटा, तवज्जो से देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत सादा सहल सा न्यूमेरिकल है, मगर ये है इंपॉर्टेंट, सबने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ न्यूमेरिकल, बहुत ध्यान से देखिएगा। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव, ये सोलनाइट का न्यूमेरिकल था। द नेक्स्ट, ये याद भी कर लेना भाई, थ्योरी आएगा थ्योरी के अंदर सोलनाइट। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी सर हैव कर लिए हैं। अबाउट, हाँ, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी। ये मेरे हिसाब से तो बहुत मजे का सवाल है, मेरे को तो भाई रियली लाइक दैट क्वेश्चन। और एग्जाम में आता भी रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा बड़ा भी सवाल है, मगर समझिएगा ध्यान से। व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर from a long straight conductor carrying a current of 5 एम्पियर, 6.5 एम्पियर। ये एक तो एक सवाल है, कहाँ तक मेरे बेटा, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी, जो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी मौजूद है, इस फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को देखो, एक सवाल ना, इतना सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा लिखा हुआ है ना, ये जो हिस्सा हमारे पास कुछ ज्यादा ही हो गया। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर स्कीम इसकी चेंज कर लेते हैं, और इसको हम बॉक्स में ले आते हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला व्हाट, ये एक सवाल है, ये हमारे पास एक सवाल है। और ये इसके बाद ये दूसरा सवाल है, कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल हमारे पास क्या है। सवाल हमारे पास ये कहता है, तवज्जो देके देखिएगा, कि मेरे पास एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है। एक स्ट्रेट लॉन्ग मेरे पास कंडक्टर है, इसकी लेंथ गिवन है कितनी, लेंथ हमें नहीं गिवन, जरूरत भी नहीं है। इससे 0.1 मीटर के फासले पर, कितने फासले पर, इससे 0.1 मीटर के फासले पर हमारे पास पैदा हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा हो जाती है आपको पता होगा, जो वायर हमारे पास होता है ना, तो वायर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जो वायर होता है, वायर के अराउंड हमारे पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जो फासला हमारे पास मौजूद है, कितना फासला गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो फासला हमारे पास मौजूद है मेरे बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला हमारे पास है, ये फासला में गिवन है 0.1 मीटर। इस 0.1 मीटर के फासले पर बी की वैल्यू को मालूम करना, देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं, हमें करंट की वैल्यू गिवन है 6.5 एम्पियर, करंट की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर कितना गिवन है, 0.1 मीटर फासला गिवन है। ये फासला वायर से, ये वायर है, ये वायर से फासला है, 6.1 मीटर का फासला है। परमेबिलिटी की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, 4 पाई × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर इंटू मीटर, फिक्स वैल्यू है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन हमने मालूम करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जमीन की, ये आगे पीछे कुछ हो गया, गलती से आ गया, ये कुछ भी नहीं है, ये गलती से कुछ आ गया है, टाइपिंग के अंदर आगे पीछे दाएं बाएं हो जाता है, ये कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। इसको हम वैनिश कर देते हैं, इसको घुमा देते हैं, खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये गलती से आ गया है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हमने करना क्या है मेरे बेटा, कि हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी की वैल्यू मालूम करनी है। हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी की वैल्यू मालूम करनी है। जब एक वायर होता है मेरे बेटा, तो उस पर बी की वैल्यू का फार्मूला होता है μ0I/2πr। तीन फार्मूले होते हैं, सोलनॉइड का अलग होता है, टोराइड का अलग होता है, वायर का अलग होता है। वायर का फार्मूला होता है μ0I/2πr। μ0I/2πr फार्मूला हमारे पास होता है वायर का। μ0 की वैल्यू फिक्स है, 4 पाई × 10⁻⁷ है। करंट की वैल्यू हमें 6.5 एम्पियर गिवन थी। 2 और पाई तो फिक्स है। आर वो फासला होता है वायर से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आंसर आएगा मेरे बेटा, 13 × 10⁻⁻13 इंटू
13 × 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर जो बी पैदा होगा, इस बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू, यहाँ पर जो हमारे पास बी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर जो बी हमारे पास पैदा होगा, इस बी की वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ जो बी हमारे पास आ रहा है, उस बी की वैल्यू 13 × 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, 19-20 को इश्यू हो तो चेक कर लेना। वैसे मैंने पीडीएफ में भी सॉल्व किया, वहां भी देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसका दूसरा पॉइंट है कैलकुलेट द फोर्स पर लेंथ। अब हमने क्या किया मेरे बेटा, तवज्जो देकर जरा गौर से देखिएगा। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक वायर, क्या किया हमने यहाँ पर, एक वायर हमने इसके साथ इस पॉइंट पर, कहाँ पर, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी, यहाँ पर हमने एक वायर रख दिया। इस वायर पर फोर्स मालूम करनी है। जो मैग्नेटिक फील्ड, कौन, इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा की थी, ये वायर इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी, इस फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है। इस फोर्स की वैल्यू को हमने मालूम करना है। इस पर क्या अमल करेगी, बुनियादी तौर पर इस पर फोर्स अमल करेगी। क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। इस फोर्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है कि इस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखो इस न्यूमेरिकल पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, किसी और न्यूमेरिकल पे नहीं लगाया। इस पे लगाने का बुनियादी मकसद है कि टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से तो 100% ही है। इस पर फोर्स की वैल्यू को हमने मालूम करना है पर मीटर। अब हमें क्या क्या चीजें गिवन है, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। अब इसका अलग डेटा बनेगा। ये वाला जो बी आया है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कंडक्टर पे जो फोर्स अमल करती है, देखो इसकी लेंथ गिवन है, पर मीटर कहा है तो लेंथ इसकी 1 मीटर हो गई। करंट कितना गिवन है, इस वायर पे जो करंट पास हो रहा है, किसमें से, ऑरेंज वाला वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, इसकी वैल्यू गिवन है कि 3 एम्पियर। इस पे करंट की वैल्यू गिवन है, इस पर 3 एम्पियर करंट की वैल्यू गिवन है। यहाँ जी इस पर जो करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर है। बी हमने पहले निकाला हुआ है। फोर्स हमने मालूम करनी है। फोर्स का फार्मूला होता है ILB sin थीटा। ILB sin थीटा हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है। आई की वैल्यू गिवन है, जो वायर में से करंट पास हो रहा है, जो वायर में से करंट पास हो रहा है। एल इसकी लेंथ है, सवाल में कहा हुआ पर मीटर, पर लेंथ के मतलब होता है पर मीटर 1 मीटर। इसकी जगह हो सकता है कोई लेंथ दे भी दे। और बी हमने पीछे निकाला हुआ था। साइन थीटा के मतलब है कि देखो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, वायर पर पेंडिकुलर रखा है, एंगल होगा 90 डिग्री। एंगल 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा यहाँ लिखा नहीं है। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, लिहाजा यहाँ पर हमने लिखा नहीं है। ये एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है। देखो इतना टाइम इस सवाल के ऊपर लगाया है, तवज्जो से ध्यान से कर लेना, मेरे हिसाब से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये सवाल है। बहुत ध्यान से कर लेना। एक सवाल के अंदर दो सवाल है। एक सवाल के अंदर पहले एक वायर ने बी पैदा किया, दूसरे पे उस बी की वजह से फोर्स अमल कर रही है। तो ध्यान से तवज्जो से देख लेंगे, मामला आपके लिए सहल हो जाएगा, सादा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन पूरी कर लेना। फार्मूले छोटे छोटे हैं, मगर चूंकि एक ही साथ दो फार्मूले लग रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर आपके पास जो है वो हो सकता है। नाउ देन, बहुत ध्यान से करना सवाल को। नाउ देन वी आर गोइंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखिएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इससे पहले के सवाल करें उसको फाइंड अप कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इसको ही बता दो। जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, वो सवाल हमारे पास है, फिर आगे, हाँ कितने सवाल हो गए, दो सवाल हो गए ना, बस ठीक है। दो ही सवाल इसमें से दिए, दो ही सवाल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सर, दो, दो हुए दो। हाँ दो ही चेक सवाल करे है, थे। ये दो सवाल इसमें से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो सवाल करेंगे, वो सवाल हम करेंगे जनाब अली, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे पीछे है देख लेना। नेक्स्ट हम करेंगे सवाल हमारे पास है यूनिट नंबर 19 का। ये वो सब 18 था, ये 19 है। इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। और इसके फार्मूले देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये सवाल है, इसमें से थ्योरी का सवाल भी आएगा, इसमें से न्यूमेरिकल भी आएगा। पेपर में बहुत ये पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है, जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ पैदा होता है, इसको ईएमएफ कहते हैं। वो एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। एन से मुराद नंबर ऑफ टर्न है, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। खाली डेल्टा फाइव बोलोगे तो चेंज इन फ्लक्स है। सेल्फ इंडक्शन होता है, ये पढ़ा हुआ है आपने, याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी कॉइल में से खुद ही करंट पास करे, खुद ही उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो, तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ई बराबर होता है माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई करंट में चेंज है, डेल्टा टी हमारे पास टाइम में तब्दीली है। एल का नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो निशान बना हुआ है साई का, एप्सिलॉन का, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला होता है E = 1/2 LI स्क्वायर। एल से मुराद हमारे पास
सेल्फ इंडक्टेंस है, आई करंट है। याद रखिएगा इंडक्टर क्या होता है, सिंपली एक क्वाइल जो होता है उसको इंडक्टर कहते हैं। सिंपल एक क्वाइल बना होता है तो उस क्वाइल को इंडक्टर जनाब कहा जाता है। इसी के अंदर हमारे पास एक और था, म्यूचुअल इंडक्शन था, उसका फॉर्मूला एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा पी होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में एक नहीं दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, दूसरे के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। तीसरा हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग एसी पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज्यादा करता है। देखो इतनी कहानी से सुना रहा हूँ, थोड़ी बहुत बातें एमसीक्यू में भी काम आ जाएंगी। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आपको ये बातें जो हम बता रहे हैं थोड़ी बहुत कान में पड़ जाएंगी तो एमसीक्यू में भी काम आ सकती है। ट्रांसफार्मर ई एस अपॉन ईपी बराबर होता है एन एस अपॉन एनपी के बराबर होता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। एक वोल्टेज को बढ़ा देता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न, एन एस नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल होती है, एनपी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल होती है। दो कॉइल होते हैं, एक के अंदर ये में कम टर्न होती है, ज्यादा टर्न होती है। स्टेप अप होगा तो एनएस ज्यादा होगा, एनपी कम होगा। स्टेप डाउन होगा तो एनएस कम होगा, एनपी ज्यादा होगा। ये आप थ्योरी भी याद कर लेना। ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तो आपने पीछे से एम्पियर लॉ का वो याद कर लेना। उसके बाद ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। नाउ देन, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है मोशनल ईएमएफ है, कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना, नहीं आया शॉर्ट में तो न्यूमेरिकल आ जाएगा इसका। फिर एसी जनरेटर हमारे पास था। जब किसी एसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होता है, उसको इस फिनोमिनन को एसी जनरेटर कहा जाता है। ई बराबर होता है ए एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन ए बी ओमेगा, ये बेसिकली हमने कहा था नवाब साहब होते हैं। एन होता है, ए होता है, ओमेगा होता है, बी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो सिंपली एन डब्ल्यू ए बी होता है। इसके न्यूमेरिकल नई किताबें बेसिकली है नहीं, बहुत सारे टीचरों ने इसके न्यूमेरिकल शेयर किए हैं, इंपॉर्टेंट दिए हैं, वो सब पुरानी बुक के न्यूमेरिकल है। उम्मीद तो ये कि पुरानी बुक के न्यूमेरिकल आएंगे नहीं। आते हैं जनाब सवाल, पहला सवाल है, अ कॉइल स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट कैरीज अ करंट ऑफ 2.2 एम्पियर। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। देखो जितने भी सवाल होते हैं ना, उस सवाल में कहीं ना कहीं मेंशन होता है ट्रांसफार्मर, इंडक्टेंस, ठीक है मेरे बेटा, हीट इंजन। उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि सवाल किस टॉपिक है। अभी तो आपको बड़ा आसान लगता है, मगर असल जो एग्जाम के अंदर फड्डा पड़ता है कि वो सवाल पहचानना। तो बेसिकली जितने भी सवाल होंगे, कोई ना कोई वर्ड ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस मतलब इंडक्टेंस और एनर्जी की, इंडक्टेंस की बात करेंगे तो सेल्फ होगा या म्यूचुअल होगा, और एनर्जी से सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं। तो सवाल हमारे पास गिवन है, एनर्जी गिवन है 0.2 जूल गिवन है, करंट 2 एम्पियर गिवन है, इंडक्टेंस मालूम करना है। बहुत सादा सा सवाल है। एनर्जी का फार्मूला 1/2 Li² होता है। एनर्जी का फार्मूला 1/2 Li² होता है। एल बराबर होता है 2E/I²। हमने क्या किया, एल को अलग किया, टू डिवाइड था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, आई वहां से मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। क्या की है मेरे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने जनाब की है। आई ऊपर नीचे क्रॉस चला गया मल्टीप्लिकेशन। और टू नीचे से मेरे बेटा ऊपर चला गया है। एल को हमने सेपरेट कर लिया है, एल की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं है। मैं लाएंगे सारे आसान, एक बात समझ लेना। सिर्फ जस्ट सवाल के अंदर वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। देखो ये सरप्राइज किसी को सवाल है, इंतई आसान सवाल पूछ लेंगे। बोर्ड की पहले ही बहुत बदनामी हुई है कि बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, ग्रेस मार्क दिए, ये किए वो किए, ढूंढ ढूंढ के आसान सवाल पूछेंगे, ख्याल रखना। ये आपके पास इंडक्टेंस की जरा वैल्यू हमारे पास हो गई है। इसको जरा तवज्जो से, गौर से, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम सवाल करेंगे, बेटा देख लें, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में कौन सा फार्मूला होगा। जब ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं मेरे बेटा, दो, ठीक है जी, सेकेंडरी कॉइल है, उसमें वोल्टेज मालूम करना है। 200 टर्न्स प्राइमरी कॉइल के अंदर है, प्राइमरी में पी इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी में एस इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी में 800 टर्न्स है। कैलकुलेट द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल 120 वोल्ट है। डेटा इसका सर देख आवाज लेते कट हैं। हो रही है। डेटा इसका देख लेते हैं, आवाज आ रही है साहब, अब सही है। जी सर आ रही है। ओके जनाब, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। टर्न द प्राइमरी कॉइल को एनपी कहते हैं, 200 टर्न्स है। टर्न द सेकेंडरी कॉइल को एनएस कहते हैं, 800 टर्न्स, इक्वल टू लगा लेना बीच में। वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल वीपी कहते हैं, वीपी कह ले, ईपी कह ले, साई पी कह ले, बहुत से लोग बहुत तरह का सिंबल यूज करते हैं। वी लिख लिया, आसान रहेगा, किताब में वी लिखा हुआ है। वीपी बराबर है 120 वोल्ट के, और हमने क्या करना है, वीएस मालूम करना है। हमने पता है वीएस अपॉन वीपी एनएस अपॉन एनपी के बराबर होता है, सिंपल तरीन फार्मूला है।
याद रखना, जो टॉप चैप्टर मुश्किल है उसके न्यूमेरिकल आसान आएंगे। यहाँ पर हमारे पास वीएस हमने मालूम करना है, वीपी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या होगा? तो डिवाइड हो रहा है तो मेरे बेटा वहां जाकर ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, चंदा ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बस, बल्कि डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिए। वीएस पता करना है, वीपी की जगह पे 120 लिखा हुआ है, एनपी की जगह पे 800 लिखा हुआ है, ये 120 लिखा हुआ है। 120 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहते तो पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन की स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमारे पास वीएस का आंसर आ जाएगा। वोल्टेज हमेशा वोल्टेज हमेशा वोल्ट में होता है, वोल्टेज को वॉट में। वोल्ट में होता है। ये आपके पास जरा देख लीजिएगा तवज्जो से, ये आपके पास न्यूमेरिकल था ट्रांसफार्मर के हवाले से। तीसरा जो न्यूमेरिकल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो न्यूमेरिकल हमारे पास है किसका, मोस्टल ईएमएफ का एक टॉपिक है, उसका भी न्यूमेरिकल हमारे पास जरा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट, ये बहुत आसान आसान फार्मूले हैं, मसला मुश्किल आसान का नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के वक्त पे फार्मूला याद होना, पैनिक ना करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेट द मोस्टल ईएमएफ इन अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर मूविंग परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, हमारे पास एक अदद मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जनाब मौजूद है, तवज्जो देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक अदद मैग्नेटिक फील्ड जनाब जो है वो मौजूद है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या सूरत हाल है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर की जो लेंथ हमारे पास है, कंडक्टर की जो लेंथ हमारे पास है, कंडक्टर की लेंथ हमारे पास जो है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देके देखेंगे, चलो इसको छोड़ देते हैं। कंडक्टर की लेंथ है 0.5 मीटर है, कंडक्टर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है, सवाल के अंदर कहीं गिवन होगी। मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ 2 शायद वैल्यू गिवन है, सवाल में लिखना भूल गया हूँ मैं। ये सवाल के अंदर वैल्यू लिखी होगी, लाजमी लिखी होगी। परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, सवाल में लिखी होगी। हो सकता है टैपिंग मिस्टेक हो गई हो, जिसके वजह से लिखना भूल गया हूँ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहीं लिखी होगी वैल्यू उसकी ना, ये वैल्यू कहीं यहाँ पर डेफिनेटली, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर लाजमी तौर पे जो वैल्यू मैंने लिखी है ना बेटा, यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी। ये टैपिंग मिस्टेक की वजह से वैल्यू जो वो रह गई है, यहाँ लिखी होगी वैल्यू। यहाँ से उठाइए। अब हमने क्या करना है मेरे बेटा, अब हमने इसके अंदर से फाइंड आउट करना है मोस्टल ईएमएफ। आसान तरीन फार्मूला होता है वी बी एल, सिंपल फार्मूला है वी बी एल। वी के मतलब वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, एल उसकी लेंथ। एल उसकी लेंथ है, बी की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड है, बी की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 है, और एल की वैल्यू 0.5। ये बुक का न्यूमेरिकल है, ये बुक का न्यूमेरिकल है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रह गया होगा। वैल्यू हमेशा गिवन होती है, ऐसा हो नहीं सकता कि वैल्यू गिवन ना हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बजाहिर छोटा सा सवाल है, मगर फिर आपसे कह दूं भाई कि इसी तरह के सवाल है जो एग्जाम में मुतवक्का है कि पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास कवर हो जाता है, कौन सा चैप्टर मेरे बेटा? ये हमारा चैप्टर कवर हो जाता है, कौन सा, 19 चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद हम जनाब कोशिश करते हैं कि हम 20th चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। 20th चैप्टर इसके बाद हम कवर करेंगे, और जनाब 20 चैप्टर के जो फार्मूले हमारे पास है, थोड़ा आगे पीछे हो गए फार्मूले, जरा आप देख ले 20th चैप्टर के। 20 चैप्टर में जो फार्मूला हमारे पास है, ये इसका सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा। ये बड़ा जो है ना, बड़ा डरावना सा चैप्टर था, टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बस आपको ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हर डिवाइस में रेजिस्टेंस होती है, एवरी डिवाइस कंटेन रेजिस्टेंस। जो आम रेजिस्टेंस होता है वो तो होता ही रेजिस्टेंस है, मगर कैपेसिटर में जो चार्जेस को स्टोर करता है, फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था, और इंडक्टर जो कि क्वाइल होता है, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस पाई जाती है। कंडक्टर की इनको कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सी होता है, फार्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। ये तभी होता है जब ये अल्टरनेटिंग करंट इनमें से पास करते हैं, डायरेक्ट करंट इनमें से पास नहीं होता। कैपेसिटर में से या इंडक्टर में से डायरेक्ट करंट पास नहीं होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में से सिर्फ एसी करंट पास होता है। एसी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, एफ उसके अंदर पाया जाता है। तो एक्सी कैपेसिटर के F का फार्मूला 1/2 पाई एफ सी होता है, इंडक्टर का फार्मूला 2 पाई एफ एल होता है। अगर किसी सर्किट के अंदर कंडक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर सब लगे हो, तो उसका नाम होता है इम्पीडेंस। क्या नाम होता है उसका? नाम, उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। अगर किसी सर्किट के अंदर कंडक्टर, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस तमाम चीजें लगी हो, तो उसको मेरे बेटा जो है वो इम्पीडेंस, क्या कहते हैं उसको? इम्पीडेंस उसको जो है वो कहा जाता है।
उसको जब इम्पीडेंस कहा जाता है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये देखो, ये फार्मूले दो अलग अलग भले याद ना करो, ये वाला याद कर लो इनफ है। ये दो फार्मूले अलग अलग याद ना करो, ये वाला फार्मूला सिर्फ याद कर लो काफी है। अगर कैपेसिटर नहीं है तो एक्सी गायब हो जाएगा, अगर इंडक्टर नहीं है तो एक्सेल गायब हो जाएगा। एक्सेल गायब करोगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, एक्सी गायब करोगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला सेम ही रहेगा। किसी डिवाइस में अगर कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस सब लगे हो तो उसकी रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहा जाता है। फिर होता है फेज एंगल। अभी इसकी तफसील में जाना बेकार है, ठीक है ना। फेज एंगल का जो फार्मूला होता है एक्स सी अपॉन आर होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इसका फार्मूला 1/2 पाई एल सी होता है। एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। जल्दी जल्दी सवाल के ऊपर आते हैं, तवज्जो देके देखिएगा। जूम साहब ने हमें इतना फराम कर दिए कि टाइम शॉर्ट हो रहा है। इन आर एल सी सर्किट द रेजिस्टेंस आर इज 30 ओम्स, आर के लिए 30 ओम्स है। इंडक्टेंस एल 0.2 ओम्स है। कैलकुलेट दी टोटल इम्पीडेंस, इम्पीडेंस हमने मालूम करनी है। हमें डेटा बनाते हैं, जब डेटा हम बनाते हैं मेरे बेटा, तो डेटा में क्या लिखा हुआ आता है, सबसे पहले रेजिडेंस आर की वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओहम्स, इंडक्टेंस गिवन है 0.2 हेनरी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज। इस सवाल में गिवन नहीं है, अगेन टाइपिंग सवाल में गिवन नहीं है। एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। अब अगर इम्पिडेंस हमने मालूम करना है, पीछे अगर हम फार्मूले में जाएं तो इम्पिडेंस में एक्सएल चाहिए होता है, खाली एल नहीं चाहिए होता। इम्पिडेंस में एक्सएल चाहिए होता है, तो पहले हमको एक्सएल निकालना पड़ेगा। और एक्सएल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 पाई एफ एल। पहले एक्सेल निकालना पड़ेगा, पहले एक्सेल निकालना पड़ेगा। एक्सेल का फार्मूला 1/2 पाई एफ एल हमारे पास फार्मूला जो है वो होता है। तो टू टू है, पाई पाई है, एफ की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है। सॉल्व करेंगे 75.4। रिएक्टेंस की यूनिट ओहम होती है, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है। अब इंपेडेंस निकाल लेंगे। इंपेडेंस का सिंपल फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अगर कैपेसिटर होता तो एक्सी का स्क्वायर होता, इंडक्टर है तो एक्सेल का स्क्वायर होगा, दोनों होंगे तो एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्वायर होगा। सिर्फ वैल्यू पुट की है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना तो आपको इसका आंसर जनाब मिल जाएगा। लास्ट भी कर लेना, कैलकुलेटर सॉल्व एग्जाम में कैलकुलेटर का बटन दबा के ले जाओ, उल्टे सीधे आंसर लिख दो। कैलकुलेटर से लाजमी तौर पे सॉल्व करके आंसर को मैच कर लीजिएगा। ये एक सवाल हो गया। अगला, ये दोनों में से एक सवाल आदमी का ख्याल रखना। इन एन आर एल सी सर्किट द रेजिस्टेंस इज 50 ओहम्स, इंडक्टेंस इज 0.1 हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफेराड। कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। आर की वैल्यू गिवन है 50 ओहम्स, इंडक्टेंस गिवन है 0.1 ओहम्स, कैपेसिटेंस की वैल्यू 50 माइक्रोफेराड है। माइक्रो नहीं चलेगा, माइक्रो खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? माइक्रो खत्म करने के लिए 10 की पावर -6, कहीं भी माइक्रो होता है 10 की पावर -6 होगी, यूनिट फेराड होती है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 60। फ्रीक्वेंसी सवाल में गिवन थी, गलती से आगे पीछे हो गई है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी सवाल में फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी सवाल में गिवन है, टाइपिंग की मिस्टेक है। फ्रीक्वेंसी लाजमी गिवन होगी। अब देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर मालूम करनी है। अब इस पे धोखा देखना, धोखा क्या है। हमें रेजिस्टेंस गिवन है, और जो फार्मूला होता है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, उसमें आर का कोई काम नहीं है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में आर का कोई काम नहीं है। 1/2 पाई अंडर द रूट एल सी फार्मूला होता है। 1/2 पाई अंडर द रूट एल सी फार्मूला होता है। अब दिमाग लगा गया, इन्होंने आर दिया है, फार्मूले में घुसाना है जबरदस्ती, तो भाई ऐसा जुल्म ना करना। ये वो सवाल जो कि इस्तेमाल ना हो ना, वो बच्चों की बड़ा तकलीफ दे होता है कि दिया है कहीं ना कहीं तो सेट करना है, तो ऐसा नहीं है भाई। ऐसा नहीं है। इम्पिडेंस मालूम नहीं करने नहीं को सर। बोलते तो फिर निकाल सकते थे। फार्मूला आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, अपनी मर्जी से फार्मूले दरियाफ्त करने मत बैठ जाना। अपनी मर्जी से फार्मूले दरियाफ्त करने मत बैठ जाना। ये फार्मूला आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। इस सवाल में जो मसला है वो मसला नहीं जो गिवन है, जो नहीं गिवन वो मसला है। 50 ओम्स वैल्यू गिवन है, आप बोलोगे यार ये क्या करना है, इसको कहीं फिट करो, सेट करो, तो भाई कहीं फिट नहीं करना, कहीं सेट नहीं करना, कहीं काम नहीं आएगा ये। ये हमारे पास जनाब यारी फार्मूला हो गया किसका। ये हमारे पास जनाब चैप्टर नंबर 20 हो गया है। देखो, मैंने पीडीएफ भी शेयर की हुई है, इससे पहले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी शेयर किए हुए हैं। मुख्तलिफ कॉलेजों के पेपर हैं, जनाब मुख्तलिफ सेंटरों के पेपर हैं, उनके भी देख लेना। ठीक है मेरे बेटा। बाकी माशाल्लाह आप तो लीव पेपर वाले पार्टी आओ, लीव पेपर भी आ जाएगा। जो मैंने आपको ड्राइव के ऊपर सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है, तकरीबन पूरी बुक के न्यूमेरिकल भी सॉल्व है उसके अंदर। सर कोई भी मुझे लीग न्यूमेरिकल पेपर कहीं नहीं से आता। आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको सर इनके लीग अलावा पेपर नहीं किसी आता। न्यूमेरिकल को करने का शौक हो रहा है तो आपको जो ड्राइव पर या पीडीएफ में पूरी बुक के न्यूमेरिकल मौजूद है, आप डेफिनेटली आपको वहां से मिल जाएंगे। वही बस समझ लेना, बुक के पास से न्यूमेरिकल ले आएंगे। जल्दी करते हैं, टाइम शॉर्ट हो रहा है, 5 मिनट रहेगा यहाँ पर सिर्फ। इसके बाद हमारे सर लीग पेपर आता ही।
पता नहीं, इस साल तो नहीं हो रहा भाई, अल्लाह रहम करेगा, मुझे नहीं पता भाई। नहीं, आप कह रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ आ मैं नहीं जाता था, देखता ये पता चीज। नहीं है, मैट्रिक में तो बड़ा काम हुआ है भाई। एनी हाउ, नेक्स्ट वी कम टू दी अच्छा। 27 चैप्टर के ऊपर आते हैं। 27 चैप्टर में देख ले, इसका भी न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। इसमें से एक शॉर्ट का सवाल आना है, या तो थ्योरी का सवाल आएगा लॉ ऑफ रिलेटिविटी का, या फिर उसके बदले न्यूमेरिकल आएगा। ये फार्मूले हमारे पास है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये हाफ लाइफ का फार्मूला है, एन अपॉन एन नॉट। एन नॉट होता है किसी भी नंबर पर न्यूक्लिया की तादाद, एन नॉट होता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया, 1/2, 1/2 ही है। टी टोटल टाइम होता है, टी हाफ के मतलब हाफ लाइफ होता है। टी हाफ और डी के कॉन्स्टेंट में लेमडा के मतलब होता है डी के कॉन्स्टेंट। इस मामले में आमतौर पर लेमडा वेवलेंथ के लिए होता है, इस मामले में डी के कॉन्स्टेंट। एक्टिविटी का फार्मूला लेमडा एन होता है। मास डिफेक्ट कैसे होता है? जब किसी न्यूक्लियस से एटम फॉर्म होता है तो एटम के फॉर्म होने के दौरान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस का मास उस पे मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के सम से कम होता है। इस मास के डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहा जाता है। इसको मालूम करने के लिए जितने प्रोटॉन हो उनकी तादाद, जितने न्यूट्रॉन हो उनकी तादाद, उसको प्रोटॉन की तादाद को प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन की तादाद कैसे मालूम करते हैं? ए माइनस जेड। ए होता है चार्ज मास नंबर, जेड होता है चार्ज नंबर। दोनों को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। उसको न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूक्लियस के मास को माइनस करते हैं, डेल्टा एम निकल आता है। डेल्टा एम आपको चूंकि यू में गिवन है, तो उसको अगर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो फिक्स वैल्यू है 931.5, इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 931.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। नंबर ऑफ टाइप एक और फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिया नहीं है, जल्दी से देख लेते हैं बेटा। ये आपका न्यूमेरिकल जो है वो, ये न्यूमेरिकल हमारे पास है। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है। 1s2 विच कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर क्या मौजूद है? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। इसका हमने क्या करना है? मास डिफेक्ट मालूम करना है, बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है। पूरे न्यूट्रॉन का मास गिवन है, प्रोटॉन का मास भी गिवन है, न्यूट्रॉन का मास भी गिवन है। प्रोटॉन का मास भी गिवन है, न्यूट्रॉन का मास भी गिवन है। एटॉमिक मास गिवन है न्यूट्रॉन का 7। ये 7 नहीं है यार, ये 4 पॉइंट समथिंग है, कहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, 42.1036 AMU है। ये भी गलत लिखा हुआ है। 4 भी आगे सही लिख दूंगा मैं, ये गलत लिखा हुआ है। ये 4 पॉइंट समथिंग है ये। 2 पॉइंट सही है, सर ठीक लेकिन है। नहीं ये सोल्यूशन में तो नहीं सही लिखा नहीं नहीं, 2.016 से ये गलती से लिख दिया ये गलती से यहाँ पे लिथियम भी लिखा हुआ है। लिथियम नहीं है ये लिथियम नहीं है, ये न्यूट्रॉन है, डी आएगा। और यहाँ पर ये जो मास है वो 2.13 है, ठीक है जी। प्रोटॉन का मास गिवन है, न्यूट्रॉन का मास गिवन है। असल में टाइपिंग में इतना सारा होता है ना, आपको लगता है बड़ा आसान है और मुश्किल काम हो जाता है बाद दफा। बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है और मास डिफेक्ट मालूम करना है। मास डिफेक्ट मालूम करने के लिए क्या क्या करेंगे? प्रोटॉन के मास को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। ए माइनस जेड। ए होता है क्या ए जो ऊपर लिखा है वो ए होता है, नीचे जो लिखा होता है जेड होता है। ऊपर लिखा होता है ए होता है, नीचे लिखा होता है जेड होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? जेड कितना है? 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन से। ऊपर 2 लिखा था, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से -1 करेंगे, न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1036। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2.1036। हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा एम आ रहा है ये, और ये 2.0136 किसका मास था? न्यूट्रॉन का मास था। इन दोनों को माइनस करेंगे, फर्क निकालेंगे, तो 0.024 U आ जाएगा। ये डेल्टा एम की वैल्यू है, कितना मास तब्दील हुआ है, कितना मास कम हुआ है। अब मालूम करनी है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने के लिए क्या करेंगे भाई? डेल्टा एम को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी फर्क होता है डेल्टा, इसको क्या करते हैं? 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऊपर निकला हुआ था, इसको मल्टीप्लाई कर देना, कैलकुलेटर कर लिया, आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से कर लीजिएगा। ये करेक्शन कर लेना, लिथियम नहीं है, हीलियम है, और ये मास ऊपर से आएगा। इसके बाद ये लास्ट न्यूमेरिकल, ये मॉडल पेपर का सवाल है बेसिकली, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। ये सवाल मॉडल पेपर के अंदर आया था, और ये मॉडल पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। इन 9 days द नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू 1/8। जो पहले था उसके मुकाबले में 1/8 रह जाता है इनिशियली। व्हाट इज द हाफ लाइफ इन डेज ऑफ द मटेरियल? इनिशियल एन था, बाद में क्या होगा मेरे बेटा? 1/8 हो जाएगा, 1/8 एन नॉट हो जाएगा। टोटल टाइम 9 days है, हाफ लाइफ की वैल्यू मालूम करनी है। सॉल्यूशन होता है, देख लो बेटा। टाइम मेरे ख्याल में बेटा शायद ऑलमोस्ट अप हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। शेयरिंग